हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनजी एक्सप्लेन पे। और यह है नागराज कॉमिक्स की इच्छाधारी का चौथा पार्ट। तो चलिए इस पार्ट को शुरू करते हैं। नागराज को अपने मतलब की चीज़ ढूंढने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। यह रही वह चीज़ जिसकी मुझे तलाश थी, वैन का साइड मिरर, यानी कि शीशा। अब मैं इससे अब मैं इसमें अपनी आंखों में देखकर खुद को ही सम्मोहित कर सकता हूँ। अपने आप को आदेश दे सकता हूँ कि इच्छाधार शक्ति के केंद्र को बंद कर दे। नागराज के आईने से झांकती आंखें नागराज की आंखों से टकराई। उन आंखों से सम्मोहित की तीव्र लहरें निकलकर नागराज को खुद ही सम्मोहन करने लगी, और नागराज की हवा में गूंजती आवाज उसी को आदेश देने लगी। अब से, यानी इसी क्षण से, मैं अपनी इच्छाधारी शक्ति का प्रयोग सिर्फ सर्प रूप के अलावा कोई और रूप धारण करने में नहीं कर सकूंगा, और इस आदेश को मैं खुद भी नहीं काट पाऊंगा और न ही कोई और काट पाएगा, क्योंकि इस राज को मैं कभी किसी को नहीं बता पाऊंगा। मेरी इच्छाधार शक्ति का केंद्र अब में अपने अंदर घुसने वाली किसी भी शक्ति का प्रतिरोध खुद करेगा। यह आदेश हमेशा के लिए। अब मैंने अपने आप को सिर्फ सर्प रूप धारण कर सकने के लिए आज़ाद रखा है, और वह भी सिर्फ इसलिए ताकि मैं नागद्वीप के अन्य सर्प मानवों के साथ जरूरत पड़ने पर सर्प रूप में रह सकूं। अब देखते हैं कि सीथ्रू मुझको इच्छाधारी शक्ति का प्रयोग करने पर किस तरह से मजबूर कर सकता है। सीथ्रू का वह तरीका नागराज के ठीक पीछे पहुंच चुका था, और नागराज को इच्छाधारी रूप बदलने के लिए मजबूर करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। ओह, तो सीथ्रू ने मेंटिकोर को मुझ पर हमला करने के लिए भेज दिया है। अब मेरे सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। इसको बगैर इच्छाधारी रूप धारण किए खत्म नहीं किया जा सकता, और इच्छाधारी रूप मैं अब धारण नहीं कर सकता। इस तरह की बेमेल लड़ाई का तो सिर्फ एक ही नतीजा निकल सकता है, मेरी मौत। इसको और मारो मैटिकोर, इसको इच्छाधारी रूप धरने पर मजबूर करो। सीथ्रू को अब तक यह पता नहीं है कि मैं इच्छाधारी रूप धारण नहीं कर सकता, इसलिए यह मैटिकोर से तब तक मुझ पर कोई घातक हमला नहीं कराएगा जब तक मैं इच्छाधारी रूप नहीं धरता, क्योंकि सीथ्रू का इरादा मुझे मारना नहीं, बल्कि मुझे इच्छाधारी रूप धारण करने पर मजबूर करना है। और इससे मुझे यह सोचने का समय मिल जाएगा कि मैंटिकोर को कैसे खत्म किया जाए। नागराज को तरीका सोचने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। यह मैंटिकोर धूल और गैस के कणों से बना है, और इसकी जान है सीथ्रू की मानसिक शक्ति। अब इसकी जान निकालने का एक ही तरीका है, सीथ्रू की मानसिक तरंगों से इसका संपर्क तोड़ दिया जाए। वैन लूटने वाले जिस प्राणी से मैं लड़ा था, उसको मैंने उसके तंतुओं को तोड़कर खत्म किया था। तंतु के टूटते ही वह धूल बनकर हवा में बिखर गया। वह तंतु जरूर किसी किस्म का एंटेना रहा होगा, जो सीथ्रू के मानसिक संकेतों को ग्रहण कर रहा था। इस मैंटिकोर के माथे पर लगा सिंग भी उसी किस्म का एंटीना लग रहा है। अगर मैं इसको तोड़ दूं तो मैंटिकोर को भी धूल बनकर खत्म हो जाना चाहिए। खैर, इस थियरी को तो अभी चेक कर लेता हूँ। नागराज कलाई से अधिकतर चीज़ों को काट सकने वाले नागफनी सर्प निकलकर मैंटिकोर की तरफ बढ़े, और मैंटिकोर के माथे पर उभरा सिंग कटकर अलग हो गया। सिंग के अलग होते ही नतीजा तुरंत सामने आ गया। नागराज का सोचना ठीक था। सिंग के कटते ही मैंटिकोर का शरीर धूल में परावर्तित हो गया। ओह, तूने मैंटिकोर को बगैर इच्छाधारी रूप धरे नष्ट कर दिया, यानी तू जान गया है कि मेरे द्वारा बनाए गए जीव धूल के जीवों को एक कांटेक्ट पॉइंट होता है, जिसको नष्ट कर देने से मुझसे उनका मानसिक संपर्क टूट जाता है और वह नष्ट हो जाता है। इसलिए अब तुझ पर धूल के जीवों से हमला करवाने का कोई मतलब नहीं है। मैं फिर से तेरी इच्छाधारी ग्रंथि पर हमला करता हूँ। सीथ्रू ने एक बार फिर अपनी मानसिक तरंगों द्वारा नागराज के मस्तिष्क में स्थित इच्छाधारी शक्ति की ग्रंथि पर हमला किया, लेकिन इस बार इच्छाधारी ग्रंथि को किसी भी बाहरी शक्ति के हमले से स्वयं बचाव करने के लिए नागराज का आदेश मिला था। इच्छाधारी ग्रंथि ने बाहरी हमले से बचाव के लिए एक शक्तिशाली अवरोध खड़ा कर दिया, और सीथ्रू को अपनी ही मानसिक तरंगों का एक बैक शॉक लगा। हाँ, मैं उड़ता हुआ सीथ्रू न जाने कहाँ आकर गिरा। यह तुम खुद भी नहीं जान पाए।
उसके बाद सी थ्रू का कुछ पता नहीं चला। अच्छा, तो यह थी तुम्हारी इच्छाधारी शक्ति की कहानी। शक्ति होते हुए भी तुम उसका प्रयोग नहीं कर सकती। कमाल की कहानी थी नागराज। सी थ्रू जैसा अद्भुत आदमी भी हो सकता है, ऐसा तो मैंने पहले कभी सोचा नहीं था। लेकिन इससे पहले यह कहानी किसी को पता क्यों नहीं चली? मेरे अलावा किसी को भी यह कहानी पता नहीं थी डॉक्टर कार्तिक। और मैं किसी को यह कहानी बता नहीं सकता था, क्योंकि इस कहानी के साथ मेरी इच्छाधारी शक्ति की गुण होने का भी जिक्र आता और मेरा हिप्नोटिक ऑर्डर मुझे उसको बताने की इजाज़त नहीं देता। नागराज इस बात से अनजान था कि सी थ्रू उसका पीछा करता हुआ डॉक्टर कार्तिक की प्रयोगशाला तक पहुंच चुका था। यह मैं क्या सुन रहा हूँ? नागराज की इच्छाधारी शक्ति कहीं गुम हो गई है, यानी अब यह मेरे किसी काम का नहीं रहा। खैर, अभी तो कोई ज़रूरी काम है नहीं, क्यों न यहीं पर रुक कर इन दोनों की बातचीत ही सुनी जाए। सी थ्रू को तुम्हारे हिप्नोटिक ऑर्डर के बारे में नहीं पता था नागराज, फिर भी उसने तुम पर फिर कभी हमला नहीं किया। ऐसा क्यों? इस घटना के बाद मैं किसी एक स्थान पर रुका ही नहीं। पहले अपने सपनों में दिखने वाले मंदिर की तलाश में भटकता रहा और फिर महानगर में आकर बस गया। सिद्धू ने मुझे तलाश करने की कोशिश तो ज़रूर की होगी, मगर मैं उसे महानगर में मिला नहीं होऊंगा। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि सिद्धू ने मुझे ढूंढ निकाला है। विशालकाय छिपकलियों को साधने वाले कवालियों ने मुझे बताया था कि एक देवता ने उनको ऐसा करने के लिए कहा था। देवता जिसकी सिर्फ खोपड़ी नजर आ रही थी। यह हुलिया सीथ्रू के अलावा और किसी और का हो ही नहीं सकता। अगर यह सच है तो उसे मात देने के लिए तुमको इच्छाधारी शक्ति की जरूरत पड़ सकती है नागराज। कभी नहीं, मैं इच्छाधारी शक्ति के बगैर ही उसको मात दे दूंगा। वैसे भी इच्छाधारी शक्ति का प्रयोग तो मैं कर ही नहीं सकता। मेरी बात समझने की कोशिश करो नागराज। सिथ्रू इस बार पहले से ज़्यादा शक्तिशाली होकर वापस आएगा। वह जानता है कि तुम्हारे पास उसके द्वारा बनाए गए प्राणियों को मारने की ट्रिक खोज निकाली है। वह इस बार किसी नई ट्रिक का इस्तेमाल करेगा और हो सकता है इस बार तुम उन दो प्राणियों को खत्म करने का तरीका न सोच पाओ। और अगर उसने तुमको किसी द्वारा खत्म कर दिया, फिर महानगर को कोई बचा नहीं सकेगा। उसके प्राणी महानगर को तहस नहस कर डालेंगे। उसको और उसके प्राणियों को सिर्फ एक ही चीज़ नष्ट कर सकती है, तुम्हारा इच्छाधारी शक्ति। आपके तर्क में तो दम है डॉक्टर, लेकिन मैं चाहकर भी इच्छाधारी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। मैं अपनी मशीनों के जरिए तुम्हारे हिप्नोटिक ऑर्डर को काट सकता हूँ नागराज। उसके बाद तुम इच्छाधारी शक्ति का प्रयोग करने के लिए आज़ाद होगे। लेकिन अगर सीथ्रू ने मानसिक तरंगों द्वारा मेरी इच्छाधारी ग्रंथि पर हमला करके फिर से मुझे बार बार इच्छाधारी रूप धरने पर विवश कर दिया, तो क्या होगा? चिंता मत करो नागराज, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारे मस्तिष्क के इच्छाधारी हिस्से में एक ऐसा मानसिक अवरोध लगा दूंगा जो किसी बाहरी मानसिक संकेत को रोक देगा। लेकिन अंदर ऐसा होगा कि तुम्हारे मस्तिष्क में आने वाले मानसिक संकेतों को तुम नहीं रोक पाओगे। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो तुम जब चाहोगे इच्छाधारी रूप धारण कर सकोगे, लेकिन कोई दूसरा तुमको इच्छाधारी रूप धारण करने पर मजबूर नहीं कर सकेगा। अगर ऐसा हो सकता है तो फिर इंतजार क्यों? चलिए, मैं तैयार हूँ। सारे काम अपने आप आसान होते जा रहे हैं। कोई देखे तो यही समझेगा कि ये डॉक्टर कार्तिक मेरे लिए काम कर रहा है। नागराज के हिप्नोटिक ऑर्डर को मिटाने का काम शुरू हो गया। कुछ ही सेकंडों के बाद नागराज अपने हिप्नोटिक कंट्रोल से आज़ाद था। मुझे तो अपने अंदर कोई बदलाव महसूस नहीं हो रहा डॉक्टर कार्तिक। आपको पक्का यकीन है कि मेरा हिप्नोटिक ऑर्डर खत्म हो गया है? बिल्कुल नागराज, चाहो तो तुम किसी भी इच्छाधारी रूप में बदल कर देख सकते हो। अभी चेक करता हूँ। वैसे भी आप मुझे इच्छाधारी रूप में बदलते हुए देखना चाहते थे। फिर कुछ मैं आपको उसी मैंटिकोर के रूप में बदल कर दिखाता हूँ जिसकी कहानी में अभी आपको फिर कुछ गड़बड़ हो रही। मेरी इच्छाधारी शक्ति खींच रही। मुझे वापस अपने सामान्य रूप में आना होगा। नागराज बहुत जल्दी अपने सामान्य रूप में वापस आ गए। मेरी इच्छाधारी शक्ति फिर से खींच
मस्ती सी महसूस हो रही थी। इसका एक ही अर्थ हो सकता है और वह ये कि सीथ्रू वापस आ गया। अभी तो मैं कांच के आर पार से तेरी शक्ति खींचने की कोशिश कर रहा था। तो एकदम ठीक समझा नागराज, और इस डॉक्टर कार्तिक ने भी ठीक समझा। सीथ्रू इस बार पहले से ज्यादा शक्तिशाली होकर वापस आया है, इसलिए मैं ज्यादा अभी तो मैं कांच के पार से तेरी शक्ति खींचने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मैं ज्यादा शक्ति खींच नहीं पाया। जब लगभग 6 महीने पहले मेरी तुमसे मुठभेड़ हुई थी, तब मैंने तुरंत अपने शरीर को खो दिया था, इसलिए मैं खुद अपनी शक्तियों के बारे में ज़्यादा जान नहीं पाया था। लेकिन मैं इन 6 महीनों में अपनी शक्तियों के बारे में भी अच्छी तरह जान गया हूँ, और उनके इस्तेमाल के बारे में भी। वैसे भी अगर तुम मुझे जल्द भी मिल जाता तो भी कुछ फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि तब मैं तेरी इच्छाधारी शक्ति को चुरा नहीं पाता। अब डॉक्टर कार्तिक ने मेरा काम आसान कर दिया है। अब तेरे सामने दो ही रास्ते हैं, या तो इच्छाधारी शक्ति के लिए मर जा, और या फिर इच्छाधारी शक्ति मुझे चुपचाप दे दे, तब मैं शायद इनाम में तेरी जान बख्श दूँ। तुम जो भी रास्ता पसंद हो चुन लो, क्योंकि दोनों ही सूरत में सीथ्रू दुनिया पर राज करेगा। तुम मेरे हाथों पिटने के अलावा और कुछ नहीं करेगा सीथ्रू। वैसे अगर तू चुपचाप अपने आप को मेरे हवाले कर दे, तो मैं तेरे शरीर को वापस लाने के किसी उपाय के बारे में सोच सकता हूँ। बस, बहुत बातें हुई, अब तू सीथ्रू की शक्ति का मजा चख। लेकिन अब मैं बड़े बड़े टुकड़ों को भी अपनी अणुशक्ति का इस्तेमाल करके जोड़ सकता हूँ। ले देख। अरे अरे, यह क्या? यह तो मेरी लैब को तोड़ फोड़ डाल रहा है। सीथ्रू की अणुशक्ति ने पहले तो डॉक्टर कार्तिक की लैब को तोड़ा, और फिर टूटे पुर्जों को एक नए और खतरनाक रूप में जोड़ने लगा। ये मेरा नवीनतम निर्माण है नागराज। मैंने अभी अभी इसका नामकरण भी कर दिया है, डायनोस्पाइडर। यह मशीनी पुर्जों और धूल एवं गैस कणों का बना एक खतरनाक प्राणी है। अब या तो तू इच्छाधारी शक्ति के इस्तेमाल से इसको मारेगा, या खुद इसके हाथ से मरेगा। दोनों में से एक कुछ भी नहीं होगा सीथ्रू, क्योंकि मैं इसको बगैर इच्छाधारी रूप धरे ही खत्म कर दूंगा। तुम शायद ये भूल रहे हो कि मैं यह राज जानता हूँ कि तुम इन प्राणियों को अपनी मानसिक तरंगों से चलाते हो, और अगर इन प्राणियों और तुम्हारी मानसिक शक्ति का कांटेक्ट पॉइंट नष्ट कर दिया जाए, तो ये प्राणी जीवित नहीं रह सकते। तुम्हारे डायनोस्पाइडर के सिर में लगे सींग ही कांटेक्ट पॉइंट लगते हैं। इनको नष्ट करने से ये भी नष्ट हो जाएंगे। लेकिन नागराज की यह उम्मीद गलत साबित हुई। इस पर तो सिंह के टूटने का कोई असर ही नहीं हुआ। शायद दूसरे सिंह को तोड़ने से काम बन जाए। यह कोशिश भी करके देख ले नागराज। तू क्या मुझे मूर्ख समझता है? मेरे द्वारा पहले बनाए गए प्राणियों में सिर्फ एक ही कांटेक्ट पॉइंट था, लेकिन इस प्राणी में मैंने पूरे 1 दर्जन कांटेक्ट पॉइंट दिए हैं। और जब तक तू एक कांटेक्ट पॉइंट को निकालेगा, तब तक सारे कांटेक्ट पॉइंट को ढूंढ नहीं पाएगा। तब तक डायनोस्पाइडर तेरे शरीर से तेरी जान निकालने का रास्ता बना देगा नागराज। अब भी वक्त है इच्छाधारी रूप में बदल कर अपनी जान बचा ले नागराज। कभी नहीं। मेरे इच्छाधारी रूप में बदलते ही तू इच्छाधारी शक्ति को चुराने की कोशिश करेगा सीथ्रू। तू ऐसी दुनिया के लिए बड़ा खतरा है। इच्छाधारी रूप बनकर तू एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। मेरी जान रही या ना रही, मैं तुझे इच्छाधारी शक्ति नहीं चुराने दूंगा। नागराज गर्दन पर धीरे धीरे शिकंजा कसने लगा। सांस रुकने लगी, आंखें उबलने लगी, जीभ बाहर लटकने को बेताब होने लगी। लेकिन इससे पहले कि नागराज अपने बचाव में कोई दाव चला था, डायनोस्पाइडर ने अपने आप ही शिकंजा ढीला कर दिया। तुझे मारना मेरा मकसद नहीं नागराज, मुझे तो तुझे इच्छाधारी रूप में बदलवाना है। तो अपनी जान बचाने के लिए तू इच्छाधारी कभी नहीं बनेगा। लेकिन सुना है तुझे दूसरों लोगों की जान बहुत प्यारी है। देखते हैं तू दूसरों की जान बचाने के लिए इच्छाधारी बनता है या नहीं। डायनोस्पाइडर मूव।
आदेश मिलते ही डायनो स्पाइडर दीवार तोड़ता हुआ क्लिनिक से बाहर निकल गया और बाहर अपने अपने कामों पर जा रहे लोगों के बीच भगदड़ मच गई। भड़ाक धड़ाक। ओह, डायनो स्पाइडर लोगों पर हमला कर रहा है। जब तक मैं इसको खत्म करने का तरीका ढूंढ पाऊंगा तब तक ये न जाने कितने बेगुनाहों की जान ले लेगा। अब मुझको वही रास्ता अपनाना पड़ेगा जो सीथरू चाहता है और मैं बिल्कुल नहीं चाहता, और वह रास्ता है इच्छाधारी रूप धारण करने का। ऐसा इच्छाधारी रूप जो एक साथ डायनो स्पाइडर के सारे कांटेक्ट पॉइंट पर प्रहार कर सकता है। अपनी कई भुजाओं की मदद से नागराज पलक झपकते ही अद्भुत इच्छाधारी रूप में परिवर्तित हो गया। झाबुझा वाला विशालकाय इच्छाधारी रूप। उफ, यह नागराज तो बहुत जल्दी इच्छाधारी रूप में बदल गया। मैं इसके लिए तैयार नहीं था। खैर, ये इच्छाधारी रूप से बदल कर सामान्य रूप में तो आ जाएगा ही, तब मैं इसकी इच्छाधारी ऊर्जा खींचने के लिए तैयार रहूंगा। अभी तो बिना टिकट का तमाशा देखा जाए, क्योंकि नागराज और डायनो स्पाइडर के बीच एक रोमांचक कांटेक्ट होने वाला है। नागराज और डायनो स्पाइडर के बीच के मुठभेड़ रोमांचक तो थी, लेकिन संक्षिप्त भी थी, क्योंकि नागराज की 6 विशालकाय भुजाओं के भीषण वार डायनो स्पाइडर के शरीर को हर जगह पर पीट रहे थे, और इन वारों के साथ साथ उसके शरीर में बने दर्जन भर कांटेक्ट पॉइंट एक एक करके नष्ट हो रहे थे। और आखिरी कांटेक्ट पॉइंट के नष्ट होते ही डायनो स्पाइडर का शरीर भी वापस मशीनी पुर्जों और धूल के गुब्बारे में परिवर्तित हो गया। नागराज की इच्छा रूप का कार्य समाप्त हो गया था, और इस खेल का सबसे खतरनाक हिस्सा यही से शुरू होने वाला था, क्योंकि अब नागराज को सामान्य रूप में कभी न कभी तो आना ही था, और उसकी एक एक हरकत पर नजर गड़ाए हुए था सीथ्रू। यह मेरी इच्छाधारी शक्ति को खींचने के लिए तैयार खड़ा है, और इस विशालकाय रूप में मैं इससे छुप नहीं सकता। सिर्फ एक ही काम किया जा सकता है, और यह कि मैं फिर से इतनी तेजी से वापस सामान्य रूप में आ जाऊं कि सीथ्रू मुझे उस हालत में पकड़ ही ना सके। नागराज का इच्छाधारी शरीर बहुत तेजी से सामान्य रूप में आने के लिए कणों में परावर्तित हो गया, लेकिन उसकी यह चाल इस बार सफल न हो सकी। सीथ्रू ने एन वक्त पर इच्छाधारी ऊर्जा को खींचना शुरू कर दी। मेरी इच्छाधारी शक्ति खींच रहा है और मैं इससे रोक नहीं पा रहा, लेकिन मैं आखिरी दम तक सीथ्रू से मुकाबला करूंगा। लेकिन नागराज का मुकाबला किसी काम नहीं आया। ऊर्जा का भाव हमेशा ज़्यादा से कम की तरफ होता है, और सीथ्रू के पास इस वक्त कम ऊर्जा थी। ऊर्जा का बहाव जारी रहा, और सीथ्रू के शरीर के कण धीरे धीरे जुड़ने लगे। ओह, यह क्या हो रहा है? इच्छाधारी ऊर्जा के साथ साथ मेरे सामान्य शरीर के कणों को बांध रखने वाली ऊर्जा भी सीथ्रू की तरफ खींच रही है। मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे इच्छाधारी रूप को पूरी तरह से छोड़ना होगा, वरना मेरे शरीर की अणु ऊर्जा भी इच्छाधारी शक्ति के साथ साथ खींच जाएगी और मैं सीथ्रू बन जाऊंगा। नागराज ने सामान्य रूप में वापस आने के लिए अपनी इच्छाधारी शक्ति को पूरी तरह से छोड़ दिया। इच्छाधारी ऊर्जा वातावरण में चारों तरफ बिखर गई, और सीथ्रू के शरीर के कण बहुत तेजी से आपस में जुड़ने लगे। कुछ ही पलों में सीथ्रू के शरीर के सारे कण जुड़ चुके थे। हा हा हा, मिशन सफलतापूर्वक पूरा हुआ। इच्छाधारी शक्ति ने मेरे शरीर को फिर से सामान्य रूप का बना दिया है, लेकिन मैं अभी भी इच्छाधारी शक्ति को खींचूंगा। एक भी कतरा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि यह रूप बदल सकने की शक्ति मुझसे दुनिया पर राज कराएगी। अपनी सफलता के नशे में चूर सीथ्रू इच्छाधारी शक्ति को सोखता चला गया, तब तक जब तक उसको अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ। यह क्या हो रहा है? मेरा पूरा शरीर कप कपा क्यों रहा है? मुझे अंदर से दबाव सा पड़ता महसूस हो रहा है। एक तेज दबाव, बहुत तेज असहनीय दबाव। सीथ्रू को के कुछ समझने से पहले उसका नया नया जुड़ा शरीर एक धमाके के साथ फट पड़ा, और साथ ही साथ हाँ में गुम हो गई इच्छाधारी ऊर्जा। यह क्या हुआ नागराज? इसका शरीर बनने के बाद फट कैसे गया? लालच की वजह से डॉक्टर कार्तिक इसने अपनी ज़रूरत से कहीं ज़्यादा इच्छाधारी शक्ति को सोखने की कोशिश की थी, लेकिन इसका शरीर इस लायक नहीं था
कि इतनी ऊर्जा को अपने अंदर समेट कर रख पाता, इसलिए उस ऊर्जा ने इसके शरीर को ही फाड़ डाला। ओह, जैसे 220 वोल्ट के बल्ब में अगर 440 वोल्ट का करंट दौड़ा दिया जाए तो वह फ्यूज़ हो जाता है। लेकिन इस चक्कर में तुम्हारी छदरी शक्ति भी शायद गुम हो गई है, और वह भी मेरी गलती से। मेरी छदरी शक्ति पूरी तरह से गुम नहीं हुई है डॉक्टर। जब मैं अपनी अणुशक्ति को वापस खींच रहा था तब उसके साथ ही थोड़ी सी ऊर्जा भी मेरे अंदर आ गई थी। अब भी मेरे पास इतनी छदरी शक्ति है कि मेरे सिर की रक्षा कर सके और मुझे नाग रूप में बदलवा सके। और जो इच्छाधारी शक्ति वातावरण में गुम हो गई है उसका पता भी एक न एक दिन मैं ज़रूर लगा लूँगा। समाप्त। तो दोस्तों, इस कॉमिक में हमने देखा कि नागराज का एक खतरनाक विलन सीथ्रू कैसे सीथ्रू बना, और साथ ही में हमने उसके लालची स्वभाव के कारण उसके शरीर को बनने के बाद फिर से टूटते हुए देखा। अब मैं इस कॉमिक के बारे में अपना ओपिनियन दूँ तो ये कॉमिक्स थोड़ी सी पुरानी है, लेकिन इसलिए मुझे पढ़ने में थोड़ी सी कन्फ्यूजन या फिर कहें ज़्यादा वक्त लग रहा था। वैसे मैं ऐसी कॉमिक्स को बहुत जल्द पढ़ना सीख जाऊंगा क्योंकि मैं एक अच्छा रीडर हूँ। तो मेरा ओपिनियन इस कॉमिक्स के बारे में कुछ अच्छा या बुरा ऐसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपना ओपिनियन शेयर करते हुए सिर्फ यही कहूँगा कि इस कॉमिक्स से या फिर हम जो भी चीज़ सुनते या सीखते हैं हमें उससे कोई ना कोई सीख लेनी चाहिए। जैसे कि इस कॉमिक्स से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी ज़्यादा पाने की लालच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम ज़्यादा पाने की चाहत में अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। हमारे मराठी में एक म्हण कहते हैं या फिर कहें जिससे आपकी हिंदी में कहावत कहते हैं, अति तिथे माती। ये कॉमिक्स उसी कहावत का साक्षात्कार है, मैं ऐसा ही कहूँगा। तो मिलता है ऐसी ही एक कॉमिक में, तब तक आप मेरी बाकी वीडियोस को देखते रहिए और इस सीरीज़ को पूरा देखिए। मैंने नागराज की और भी कॉमिक मेरे चैनल पे डाल रखी है जो कि है इच्छाधारी चोर, जो जिसमें भी सी थ्रू ही एक विलन है, और इसी के साथ साथ हमारी हिंदू माइथोलॉजी या फिर कहें वैदिक माइथोलॉजी का एक कैरेक्टर त्रिशंकु भी एक विलन के रूप में हमें दिखाया गया है। तब तक अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उस कॉमिक को भी सुन सकते हैं, और ऐसी ही कॉमिक्स को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब कॉमिक की बात हो ही रही है तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं अपने चैनल पे ऐसी और भी कॉमिक्स लाता रहूँगा। और हाँ, जाते जाते एक बात और भी कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में एक अच्छा सा कमेंट दे दीजिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता रहूँ। तो तब तक आप मेरी बाकी वीडियोस को देखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।